नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बुखार की जो भारत के केरल राज्य में फैला है और जिसको लेके वहां अलर्ट भी जारी किया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेस्ट नाइल फीवर अर्थात वेस्ट नील बुखार की, जिससे पहले भी केरल पीड़ित रह चुका है। हाल ही में इसको लेकर वहां के 3 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि वास्तव में ये बुखार कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं और क्या इस बुखार की ऐतिहासिकता रही। इन सभी पहलुओं पर आज के संदर्भ में विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। वेस्ट नाइल फीवर, केरल में इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। चर्चा के बिंदुओं को सबसे पहले देख लेते हैं। खबर चर्चा में क्यों है, क्या है वेस्ट नाइल फीवर, इसको समझेंगे, साथ ही इसके लक्षण क्या हैं, इससे निपटने के उपाय क्या हो सकते हैं और अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, उसकी तरफ चलेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से यह आपके लिए महत्वपूर्ण संदर्भ है। बात खबर की करेंगे तो खबर द हिंदू से है और केरला गवर्नमेंट इश्यूज अलर्ट अगेंस्ट वेस्ट नाइल फीवर। तो ये वेस्ट नील बुखार जो है ये केरल में फैला हुआ है, इसको लेके अलर्ट जारी किया गया है। चर्चा में क्यों है, तो कमोबेश चर्चा का कारण यही है। आपको बता दें कि वर्ष 2006 में भी केरल के एक जिले अलापुझा में इसको देखा गया था। 2011 में भी एक मामला आया था एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में और 2019 में आते आते मलप्पुरम में 6 साल के एक बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। फिर से आप देखेंगे 2022 अर्थात पिछले कुछ वर्षों पूर्व ही आप देखेंगे त्रिशूर में एक 47 वर्षीय व्यक्ति की मौत से फिर से चर्चा में था। और हाल ही में अब फिर इसके मामले पाए गए हैं। केरल के कोझिकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर में एक मौत के साथ साथ लगभग 8 मामले पाए गए हैं। इस कारण ये पूरा का पूरा मामला एक बार फिर से चर्चा में आया है। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि क्या है वेस्ट नील फीवर और क्या है इसके लक्षण, क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि जो वेस्ट नील फीवर है, जिसको WNVV शार्ट में कहा जाता है, एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है। अर्थात एक मच्छर के द्वारा फैलने वाला वायरल संक्रमण का मतलब कि वायरस से होने वाला एक प्रकार का रोग है। अब आपको पता है कि वायरस क्या होता है, तो वायरस जैसा कि हिंदी में इसको विषाणु कहते हैं, अर्थात विषाक्त अणु। विषाक्त अणु का मतलब ही है कि जो कि आपके शरीर में कुछ न कुछ हानि पहुंचाएगा। लेकिन विषाणुओं की एक खास बात होती है। पहली बात तो ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से बने एक ऐसे अकोशिकीय जीव होते हैं जो कि आपके जीवित सेल के बाहर जब रहेंगे तो वो बिल्कुल मृत पड़े रहते हैं। जैसे लगता ही नहीं है, कई 100 वर्षों तक सुसुप्तावस्था में रह सकते हैं, बिल्कुल एक्टिव नहीं होते। लेकिन जैसे ही जीवित कोशिका के अंदर ये प्रवेश करते हैं तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के साथ साथ ये हमारे DNA और RNA की जो आनुवांशिक सूचना प्रणाली है उसको भी प्रभावित करते हैं। तो ये वायरस जो होते हैं ये कई 100 वर्षों तक भले ही मृत रहें, लेकिन बॉडी के अंदर जब एक्टिव सेल में ये प्रवेश करते हैं तो ये एक बड़े रोग का कारक बन जाते हैं। तो ये एक मच्छर के द्वारा ये हमारे शरीर में फैल सकता है, मच्छर के काटने से हमारी शरीर में यह फैलता है और वायरल का एक संक्रमण है, अर्थात वायरस के द्वारा होने वाला एक संक्रमण है, रोग है। अब वेस्ट नील वायरस इसका नाम है। इसके नाम के इतिहास के पीछे भी आपको बताएंगे कि क्यों इसका नाम पड़ा। बेसिकली ये सिंगल स्ट्रेन RNA वायरस है और इसके जीनस की बात करें तो फ्लेविवायरल वायरस इसका जीनस है और फ्लेविविरिड परिवार का ये सदस्य है। और इसी परिवार में आपको बता दें, इसी परिवार में जीका वायरस, येलो फीवर वायरस और डेंगू वायरस इसी परिवार के अपने इसके सगे संबंधी हैं। तो उसी परिवार से इसका भी संबंध है। आमतौर पर इसके जो रोगी हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इस पर विचार कर लें तो वो अफ्रीका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, मध्य पूर्व में हैं, उत्तरी अमेरिका में हैं, पश्चिमी एशिया में हैं। इसके ओरिजिन की बात करें तो अफ्रीका से इसकी ओरिजिन आपको दिखाई देगी। युगांडा में ये सबसे पहले इसका मामला 1937 में पाया गया था और युगांडा में उसका एक जिला है, वहां पर वेस्ट नाइल नाम का वो डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर इसका पहला मामला 1937 में पाया गया। इसीलिए उसी जिले के नाम पर, उसी जगह के नाम पर वेस्ट नील वायरस इसको कहा जाता है। अब आप देखें किसके किसके में ये रोग हो सकता है, तो दरअसल मनुष्यों में तो होता ही है। मनुष्यों के बाद अगर कोई जानवर सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होता है तो वो है घोड़ा। घोड़ों में मनुष्यों के बाद ये सर्वाधिक प्रभावित करने वाला, घोड़ों को प्रभावित करने वाला ये रोग है। इसके अलावा अन्य स्तनधारियों में भी ये प्रभावित उनको भी करता है, उनमें भी ये रोग पाया जाता है। आगे अगर देखें तो पहली बार, जैसा कि मैंने बताया आपको, 1937 में युगांडा में वेस्ट नाइल जिले में एक महिला में इसकी पहचान की गई थी। और वेस्ट नाइल जिला युगांडा के मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर है। यहाँ पर ही सबसे पहले इसका मामला पाया गया 1937 में और उसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ।
बाद में आप देखेंगे 1953 में फिर से नील के डेल्टा क्षेत्र में कुछ पक्षियों में इसकी पहचान की गई, अर्थात जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो इसके मेजबान होते हैं, उन्हीं में ये रहते हैं। अब ये फैलेंगे कैसे उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इनके मेजबान कौन है ये आप ध्यान रखेंगे, तो बर्ड्स, पक्षी इसके मेजबान होते हैं जो पक्षियों में ये रहते हैं। 1997 से पहले आप देखेंगे पक्षियों के लिए ऐसा माना जाता था कि ये उनके लिए रोग का कारण नहीं है, रोगजनक नहीं है पक्षियों के लिए। लेकिन 1997 में एक घटना घटित होती है, उस घटना के बाद पूरा का पूरा परसेप्शन चेंज होता है और वहां से ये समझ में आता है कि नहीं, पक्षियों में ये रोग के एक कारक हैं, रोगजनक हैं। इजराइल में वो घटना होती है, एक साथ एक ही समय पर सैकड़ों पक्षियों की जो प्रजाति है वो नष्ट हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे में बाद में ये मामला सामने आता है कि उनके में इंसेफेलाइटिस और पक्षाघात के लक्षण दिखाई दिए, और इन दोनों ही लक्षणों के दिखाई देने के पीछे जो कारण था वो कारण यही वायरस था। तो इस लिहाज से पक्षियों में 1997 के बाद ये पता चला कि इन्हीं के कारण, इन्हीं वायरस के कारण, इसी वेस्ट नील वायरस के कारण ये पक्षियों की मौत हुई है। अब देखिए संचरण कैसे होता है, इसका वाहक कौन होता है, उस पर भी विचार कर लें। क्योंकि वायरस जो होगा वो बाहर मृत अवस्था में रहता है, तो इसका कोई ना कोई वाहक होगा जो इसको ले जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। वो आखिर कैसे जाएगा? तो वाहक की अगर बात करें तो क्यूलेक्स प्रजाति का जो मच्छर होता है वो इसका वाहक होता है। आप इसको देख सकते हैं, ये आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये मच्छर क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के बारे में आप जानते हैं, 4 से 10 मिलीमीटर का मात्र ये होता है, और ये इस भूरे रंग का होता है जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। और ये अन्य रोगों को फैलाने का भी काम करता है, रोग को ले जाने का काम ये मच्छर भाई साहब कर रहे हैं। अब देखिए ये और कौन सा रोग फैलाता है, तो फाइलेरिया भी इसको फैलाने का काम यही मच्छर करता है। इसके अलावा आप देखेंगे पक्षियों में जो मलेरिया होता है वो भी यही क्यूलेक्स मच्छर फैलाता है। तो यही फिलहाल वेस्ट नाइल वायरस जो है उसको भी प्रसारित करने का काम, उसको भी चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, उसमें ले जाने का काम ये मच्छर ही कर रहा है। तो क्यूलेक्स प्रजाति का जो मच्छर है ये इसका वाहक है, और ये मच्छर सबसे पहले संक्रमित होगा, और तब उसके बाद जैसे मान लीजिए किसी पक्षी की मृत्यु हो गई, उस पक्षी को इस मच्छर ने खाया, इसके सबसे पहले ब्लड में वो चीज आएगी, और ब्लड के बाद ये इसके लार्वा में आएगी, और लार्वा में आने के बाद फिर से अगर इसने किसी मनुष्य को काटा तो मनुष्य में ये वायरस प्रवेश करेगा, और मनुष्य के सेल में पहुंचने के बाद ये वायरस एक्टिव होगा, और उसके बाद फिर ये अपना असर दिखाना शुरू करेगा। इसी प्रकार ये मनुष्यों में भी फैलेगा, जानवरों में भी फैलेगा। इसके अलावा भी कुछ माध्यम हो सकते हैं जिससे इस वायरस से व्यक्ति संक्रमित हो। क्या हो सकता है? जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसका रक्त किसी और को चढ़ाया जाए, रक्त आदान किया जाए, उस केस में हो सकता है। संक्रमित मां से उसके बच्चे में ये हो सकता है। प्रयोगशाला में अगर ये वायरस है, उस वायरस के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उससे भी ये संक्रमित हो सकता है। लेकिन इसके अलावा इसका कारण ज्ञात नहीं है कि यह कोई संक्रमित मनुष्य है, उसके संपर्क में सिर्फ आने से किसी अन्य मनुष्य को हो जाए, या किसी जानवर को हुआ है उसके संपर्क में आने से किसी अन्य जानवर या मनुष्य को हो जाए, इस प्रकार का कुछ परिणाम अभी तक ज्ञात नहीं है। तो ये इसका संचरण है। संचरण क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर इसके वाहक का काम करते हैं। अब इसमें लक्षण क्या है? ये रोग अगर आपको होता है तो इसका लक्षण कुछ ना कुछ होगा, हर रोग का अपना लक्षण होता है। तो इसमें लगभग 80% संक्रमित लोग जो होते हैं उनमें लक्षण आपको दिखाई नहीं देंगे, लक्षणहीन होगा, अर्थात एसिम्प्टोमेटिक मामला होगा, लक्षण ही आपको पता नहीं चलेंगे। केवल 20% मामले ऐसे होते हैं जहां पर कुछ लक्षण दिखाई देंगे। वो 20% मामले क्या है? उसमें आपको बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, शरीर में आपके बॉडी में पेन हो सकता है, और आपकी जो ग्रंथियां हैं उनमें सूजन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। लेकिन ये केवल 20% मामले में, 80% मामले में आपको लक्षण हीन होगा, लक्षण दिखाई ही नहीं देंगे। कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक यह रह सकता है। और इसकी जो उस्मायन अवधि है, अब यहाँ सवाल उठता है कि उस्मायन अवधि क्या है, पहले उसको समझ लें। तो इसकी किसी भी जब इस प्रकार के रोगजनक जो जीव होते हैं, जो रोग का कारण बनते हैं, ऐसे जीव होते हैं, जब आप उनके संपर्क में आते हैं तो प्रमुख लक्षण जो व्यक्त होगा, जो प्रमुख लक्षण दिखाई देगा, उस दिखाई देने के, उसके स्पष्ट होने की जो टाइमिंग होगी, जो अवधि होगी, वो जब तक वो लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है तब तक की वो अवधि ही उस्मायन अवधि कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी वायरस के संपर्क में आप आए, मान लीजिए आपको डेंगू के वायरस से आपका संपर्क हुआ, ऐसे में लगभग 14 दिन, 3 से 14 दिन का पीरियड होता है उसके लक्षण प्रकट होने में। तो 14 दिन तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उस रोग से ग्रसित हैं, 14 दिन के बाद उसके लक्षण प्रकट होंगे। तो ये जो टाइमिंग होती है उसका लक्षण प्रकट होने से पहले का, जिसमें आपको पता ही नहीं होता है कि आप उस रोग से संक्रमित हो चुके हैं, उसको उस्मायन अवधि कहते हैं।
तो इस केस में उस्मायन अवधि 2 से लेकर 6 या 14 दिनों तक हो सकती है। मतलब मिनिमम 2 दिन है, आपको पता नहीं चलेगा, या 6 दिन तक भी हो सकता है या 14 दिन तक भी हो सकता है, तो मैक्सिमम 14 दिन भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर होता है, तो ऐसे केस में जो प्रतिरक्षा विहीन लोग होते हैं उनमें ये अवधि और लंबी हो सकती है, उनमें कई सप्ताह तक उनको पता नहीं चलेगा कि वो संक्रमित हो चुके हैं। तो बेसिकली ये है, इसमें इसके लक्षण 20% मामले में प्रकट होते हैं जो आपको बताए गए हैं। अब क्या प्रभाव होते हैं उस पर भी एक नजर डाल लें। तो देखिए, आमतौर पर आप देखेंगे कि जो लोग सहरुग्णता वाले व्यक्ति होते हैं, अब सहरुग्णता क्या होता है? सहरुग्णता का मतलब होता है एक साथ उनको कई रोग है, एक ही रोगी को अन्य रोग भी हैं। तो ऐसे लोग की जो इम्यूनिटी होगी कमजोर होगी, ऐसे लोगों की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो काफी कमजोर हो जाएगी। तो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली या सहरुग्णता वाले व्यक्ति, ऐसे रोगी जिनको एक साथ कई रोग हैं, बहुरुग्णता भी एक शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे लोगों के मामले में गंभीर संक्रमण देखा जा सकता है। और गंभीर संक्रमण अगर होगा तो उसमें आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे, कुछ रोग दिखाई देंगे, जैसे इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस में क्या होता है? एक प्रकार का दिमागी बुखार टाइप का रोग होता है। ऐसे ही मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस में भी आपकी रीढ़ और मस्तिष्क के बीच में जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली में ही सूजन आ जाती है, उसी को मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। इसमें भी कई प्रकार की आपको दिक्कत हो सकती है। मेनिंजाइटिस के केस में आपको फोटोफोबिया हो सकता है, मतलब प्रकाश से आपको डर लगने लगेगा। फोनोफोबिया हो सकता है, आपको किसी भी ध्वनि से डर लगने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगी। इसके तमाम लक्षण होते हैं। मेनिंजेस नाम की जो झिल्ली होती है उसी में स्वेलिंग की वजह से ये रोग होता है। तो आपको अगर इस वायरस से आप प्रभावित हैं तो आप इंसेफेलाइटिस के शिकार हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस के हो सकते हैं, आपको लकवा मार सकता है। अगर ज्यादा गंभीर मामला हुआ तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है। और ये इस रोग के नाम है, अर्थात वेस्ट नाइल इंसेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, वेस्ट नाइल पोलियोमाइलाइटिस है, या एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस है। ये सारे रोग आपको हो सकते हैं इससे अगर आप संक्रमित होते हैं तो। साथ ही गुइलेन बैरे सिंड्रोम और रेडिकुलोपैथी के भी कुछ मामले देखे गए। ये दोनों रोग भी कुछ मामलों में देखे गए। इस वायरस से पीड़ित रहने वाले लोगों में इस रोग के भी लक्षण पाए गए। तो ये इसके कुछ प्रभाव हैं। अब क्या उपाय हो सकता है? तो उपाय, इस प्रकार के रोगों से बचने का सबसे अच्छा उपाय होता है सुरक्षा। आपको इस प्रकार के मच्छरों से सुरक्षा बरतनी होगी। इसके लिए जहां भी ऐसे स्थान है जहां पर पानी इकट्ठा होता है, ऐसे स्थानों पर पानी का ठहराव मत होने दीजिए, क्योंकि मच्छर, जो मादा मच्छर होती है, वो जो अंडे देती है वो 200-300 के युग्मों में अंडे होते हैं। तो ऐसी दशा में अगर बहता हुआ पानी होगा तो वो अंडे नष्ट हो जाएंगे, वो अंडे एक जगह फिर से बच्चों में कन्वर्ट नहीं होंगे। लेकिन ऐसे केस में आपको अपनी सुरक्षा के लिहाज से अपने फुल बाह के कपड़े पहनने चाहिए, फुल आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे कपड़े जिनसे मच्छरों से आपका संपर्क ना हो पाए। उनसे सुरक्षा के अन्य उपाय भी आप कर सकते हैं, जो मच्छरों को मारने की दवाएं हैं उनका इस्तेमाल, छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा मच्छरों के जो भी प्रजनन स्थल हैं, जहां भी पानी कलेक्ट होता है, उन प्रजनन स्थलों को आप कोशिश करें कि वो ऐसी जगह पर ना हो जहां पर जनसंख्या, मानव जनसंख्या रहती हो, या ऐसे पालतू पशुओं की जनसंख्या रहती हो। जो भी जल भंडारण कंटेनर हैं उनको आप हमेशा ढक कर रखें। उन स्थानों पर जहां पानी जमा होता है उनको हमेशा कोशिश करें कि पानी जमा ना होने पाए, सड़ने ना पाए। और अनुपयोगी जो कंटेनर है जिनका उपयोग नहीं हो रहा है उनको नष्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय है जिनकी सहायता से इस प्रकार के मच्छरों को पनपने न देकर अपनी सुरक्षा करके आप इस रोग से बच सकते हैं। इसी लिहाज से केरल सरकार के द्वारा हाल ही में अलर्ट जारी किया गया है। अंत में हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, उससे पहले आपको एक सूचना दे दें कि इंदौर शाखा में हमारी ISGS फाउंडेशन कोर्स का हिंदी माध्यम का बैच सुबह 11:30 बजे से 6 मई से ही प्रारंभ हो चुका है, और अंग्रेजी माध्यम का 9 मई से शाम 6:30 बजे से बैच प्रारंभ हो रहा है। इस संबंध में कोई भी सूचना आप 9654770770 पर प्राप्त कर सकते हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी है। इसके सही और सटीक जवाब की आपसे अपेक्षा है। प्रश्न है कि वेस्ट नील फीवर निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से, जीवाणु की वजह से, विषाणु की वजह से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।